सो हेलो स्टूडेंट, चलिए क्लास आज फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास आईसीएसई क्लास 10th का रहने वाला है सेकंड चैप्टर, जो कि है वर्क पावर एनर्जी। और इसके हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी फिज़िक्स की जो भी आपके पास सेलिना वाली हैं उसको उससे देख सकते हैं। उसमें न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर 2 न्यूमेरिकल हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है। अगर आप के कोई दोस्त आईसीएससी वगैरह में पढ़ते हैं या आप इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ ना इस चैप्टर में समझना होगा, और बच्चों एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें कुछ समझना होगा। दो तीन चीज़ें हैं इसमें, उनको थोड़ा सा आप याद रख लीजिए कि क्या क्या है। जैसे मैं कहूँ कि वर्क क्या होता है, तो वर्क के लिए इसमें एक फॉर्मूला है F/S। ठीक है, यही वर्क डन तब हो जाता है जब हम इसमें कंप्लीट कॉस थीटा का भी यूज़ कर लेते हैं। अब ये कॉस थीटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और कॉस थीटा की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस थीटा को जैसे मैं लिखूं अगर, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में भी पढ़ा होगा, 0, 30, 45 और 60 और 90। ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनकी हमें पता होनी चाहिए वैल्यूज़। तो कॉस 0 की तो होती है बच्चों 1, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ओके, और 0 इसकी होती है 1/2, 1/√2 और √3/2। ये हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पूछी जा सकती है? एक तो ये 1 वाली पूछी जा सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक होल नंबर है। एक 0 वाला पूछा जा सकता है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जिसकी वैल्यू होती है 0.5 के समथिंग। ओके, ये आपको याद रखो, 1/2 का मतलब 0.5 सेकेंड। और इस चैप्टर में आपके पास पावर आएगा। पावर होती है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वो W/T आ जाएगा। फिर एनर्जी आती है। एनर्जी इक्वल्स टू, कई बार हम वर्क ही ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो यूनिट है वो है जूल। ये दोनों एटलीस्ट हमें एनर्जी कंजप्शन ही बताएंगे, या एनर्जी कितनी यूज़ हुई है वो ही बताएंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, अ बॉडी व्हेन एक्टेड upon by a force of 10 kgf get displaced by 0.5 meter, calculate the work done by the force when the displacement is। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है इसमें। सॉरी, जब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो इसको याद रखेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट मीन्स ये कह रहा है बच्चों इसमें कि जब डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारा वर्क कितना होगा। तो वर्क डन हमें बताना है। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होगा, वर्क डन W इक्वल्स टू हो जाएगा F/S कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा क्या होगा भैया, देखो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सेम हम डाल दें, ठीक है, चलो इसको थोड़ा दूसरे कलर से, एक लाइन के ऊपर दूसरी सेम लाइन हम डाल दें, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होने वाली है बच्चों 0। फोर्स हमारे पास दे रखा है, फोर्स हमारे पास है 10 kgf। अब इससे रिलेटेड आपको ये याद रखना है, अभी अभी बताता हूँ आपको, पहले इसको लिख लेते हैं। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.5 मीटर, और कॉस थीटा है हमारे पास कॉस 0। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बच्चों इसमें कि 1 kgf इक्वल्स टू होता है 1 kgf इक्वल्स टू होता है 10 न्यूटन। ओके, ये लर्न करने वाली चीज़ है, इसको आपने याद रखना है किसी भी हालत में। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये वैल्यू चैप्टर में होती है, जब मैं चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा तो उसमें मैं ये सब बताऊंगा कि 1 kgf इक्वल्स टू 10 न्यूटन कैसे होता है, क्यों होता है।
तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे ये है 10 kgf, तो 10 kgf के लिए हो जाएगा 10 इंटू 10, क्योंकि 1 में 10 है तो 10 में 10 इंटू 10 इंटू 0.5, और इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, कॉस थीटा की, कॉस जीरो की वैल्यू अभी मैंने लिखी है यहाँ पे 1 होती है। ओके, इसके बाद 10 इंटू 10 100 इंटू 0.5, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50.0 आ जाएगा, जो कि होगा हमारा इसका न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और यही आगे जाके चेंज हो जाता है 50 जूल। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक का आंसर तो ये रहेगा। सेकेंड हमको पूछ रहा है ये इसमें कि अगर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन ये है सपोज, और 6 डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो ये 60 डिग्री के एंगल पे हो रहा है। तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही रख देंगे, तो ये आ जाएगा W इक्वल्स टू एफ की जगह हम सेम लेंगे, जो होगा हमारे पास 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट सेम 0.5, और कॉस जीरो की जगह थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस जीरो की वैल्यू होती है 0.5, तो ये हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे, ये होगी 0.5। तो अब इसको करके देख लेते हैं, ये होगा 100 इंटू 0.25, और 100 इंटू 0.25 25 न्यूटन मीटर लिखूँ मैं इसको या जूल लिखूँ, डायरेक्ट यही आंसर होगा। ओके, उसके बाद नॉर्मल टू दी, थर्ड वाला भी देख लेते हैं, थर्ड वाले में क्या हो रहा है। थर्ड वाले में नॉर्मल टू दी फोर्स, अब इसमें हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो फोर्स पे नॉर्मली है, नॉर्मल इट मीन्स 90 डिग्री पे है, तो सेम कॉस एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो ये ऑल वर्क डन हो जाएगा हमारा 0, वर्क डन इसमें क्या आएगा 0, इसमें आएगा 25 जूल, और इसमें आएगा 50 जूल। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है अ बॉय ऑफ मास 40 kg, a boy of mass 40 kg climbs up the stair and reaches the roof at a height of 8 मीटर। अच्छा, इसको थोड़ा इमेजिन करने के लिए बना लेते हैं, ये कुछ स्टेयर हैं इस तरीके से, ठीक है। अब एक बच्चा इस पे चढ़ता है, ये किसी सरफेस पे, तो यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस तो है 8 मीटर, और ये पहुँचता है यहाँ से यहाँ 5 सेकंड में। तो आपको कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना होता है। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में होगा इसका कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी बतानी है, तो अच्छा ये भी ध्यान रखना कि बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का वेट है kg 40 kg, ठीक है। तो अगर हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी बतानी है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बट जब हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लेते हैं तो F इक्वल्स टू mg हो जाता है, तो मास 40 इंटू, अब ये देख लिए g की वैल्यू इसमें डायरेक्टली बोल रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है आपको, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा 400, तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 न्यूटन। फोर्स हमारे पास आ गया 400 न्यूटन, ठीक है। दूसरा हमें बताना है वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द ग्रेविटी। सेकेंड हमें बताना है वर्क डन, तो W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहेंगे सर इसमें आप कॉस थीटा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कोई एंगल नहीं दिया है पर्टिकुलरली। जब आपको एंगल दिया जाएगा किसी क्वेश्चन में, तभी आपको कॉस थीटा का वैल्यू यूज़ करना है, या आप कह सकते हैं कि आपको उसने एंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, तब आपको कॉस थीटा वाला यूज़ करना है। डायरेक्ट हम अभी यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, तो 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर का, तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 32, और 3200 जूल, ये वर्क डन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पावर, तो पावर क्या होगा, पावर हमने पढ़ा है, पावर W/T होता है। W हमारे पास आ चुका है, और T हमको क्वेश्चन में दे रखा था, T है हमारे पास 5 सेकेंड। तो जब आप इसमें डिवाइड देंगे 5 से,
तो ये लगभग आएगा 640 वॉट। ओके, ये भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड से, मैन स्पेंड 2.4 किलो जूल energy in displacing a body by 64 meter in the direction in which he applied force in 2.5 second. Calculate the force applied and the power spent. पावर स्पेंड हमें हॉर्स पावर में बताना है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है एनर्जी कंजम्पशन। जो एनर्जी कंजम्पशन हुआ है वो हुआ है 6.4 किलो जूल, जिसको मैं अगर सिर्फ जूल में लिखूं तो किलो के लिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 का, और ये हो जाएगा जूल। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁻³ जूल। अब ये एनर्जी कंजम्पशन हम लेके चल सकते हैं कि यही वर्क में भी इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, तो वर्क भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या क्या दिया है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है जो कि है 64 मीटर, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सेम है। और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो फोर्स के अकॉर्डिंग ही है, तो cos थीटा, थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगी वैल्यू। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो W इक्वल्स टू एफ एस ही होगा। तो W इक्वल्स टू एफ इंटू एस फोर्स हो जाएगा हमारा, हमें निकालना है। ये हमारे पास ये है 6.4 इंटू 10⁻³ और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 64 इक्वल्स टू एफ। और जब यहाँ पॉइंट से एक ज़ीरो नीचे बढ़ेगा तो 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, और पावर 10, मतलब आप मान के चल सकते हो कि इसको मैं अगर 64 बनाना है तो मुझे 10⁻² करनी पड़ेगी। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² होता है 100, तो ये आ जाएगा F इक्वल्स टू 100, जो कि न्यूटन होगा। तो F इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ये हमने फोर्स निकाल दिया है। अब हमें पावर स्पेंड बताना है। तो पावर क्या होती है, पावर होता है W/T। टाइम भी हमें दे रखा था इसमें, तो पहले W देख लेते हैं। ये हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻³ जूल अपॉन 2.5। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास लगभग लगभग 2560 वॉट पावर आएगी। इसको सॉल्व करके देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 64 में 25 से डिवाइड देने पे, या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये 2560 के आसपास ही आएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि हमें पावर बतानी है हॉर्स पावर में, तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, 2560 जो ये वॉट है, ये आपको याद रखना है कि 1 HP इक्वल्स टू होता है 746 वॉट। तो इसमें कितने वो होंगे, HP होंगे, तो इसको डायरेक्टली हम डिवाइड दे देंगे 746 से, और ये हमारे पास आ जाता है 3.43 HP या हॉर्स पावर, बस। और ये हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यही दोनों चीज़ें हमें इसमें बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ वेट लिफ्टर lifted a load of 200 kgf to height of 2.5 meter in 5 second. Calculate the work done. अच्छा, इसमें वर्क डन बताना है हमें, सिंपल। तो पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे पास जो फोर्स है वो कितना है। तो देखिए, ये लिफ्टर जो है चीज़ को ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उठा रहा है, तो ये 200 kgf हमने लिख दिया इसको। तो फोर्स इक्वल्स टू mg होता है। तो फोर्स मास है हमारे पास 200 kgf, और g की वैल्यू होती है 10, तो ये आ जाएगा 2000 न्यूटन का फोर्स इसने अप्लाई किया होगा उस ऑब्जेक्ट को उठाने में। डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है 2.5 मीटर। टाइम हमारे पास दे रखा है जो कि है 5 सेकेंड। अब हमें वर्क डन बताना है, तो W फर्स्ट पार्ट में वर्क डन W इक्वल्स टू होता है F इंटू एस
देखिए दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो थीटा 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो एफ एस सी आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू डिस्प्लेसमेंट है हमारा 2.5, ये आ जाएगा हमारे पास 5000 जूल वर्क। फिर इसके बाद इसमें बता रहा है द पावर डेवलप्ड बाय हिम। अब इसमें पावर भी बतानी है, तो सेम पावर के लिए वही कॉन्सेप्ट, डब्ल्यू अपॉन टी 5000 अपॉन 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 वाट। बस इसमें ये होना था, दोनों इसके आंसर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वेट, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा ये आई थिंक रिपीट हो चुका है, 12 सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उसको मैं किसी और दिन करवा दूंगा, या मेरे सामने वैसे बुक पड़ी है, बुक से ही समझ लीजिए उस क्वेश्चन को, इसमें कर लेते हैं। बुक में जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 सेलिना वाली में, अ मशीन रेज्ड अ लोड ऑफ, ये क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, आई थिंक मैंने इसको क्वेश्चन को लिखते टाइम गड़बड़ी कर दी कुछ। हमारे पास मशीन रेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन, द पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज 100% एफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हमें एनर्जी स्पेंड बाय मशीन और वर्क डन निकालना है, ये दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, एनर्जी स्पेंड इक्वल्स टू वर्क डन होता है। अरे सिंपल ये समझिए, जब हम वर्क डन निकालते हैं वो भी तो एनर्जी में ही निकलता है, तो यही हमारा एनर्जी स्पेंड हो जाता है। तो एनर्जी स्पेंड इक्वल्स टू वर्क डन होता है। तो हमें वर्क डन निकालना है पहले। तो हमारे पास देख के क्या रखा है भाई, हमारे पास दे रखा है 750 न्यूटन और 16 मीटर की हाइट दे रखी है। फोर्स हमारे पास दे रखा है 750 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दे रखा है 16 मीटर, और टाइम भी दे रखा है। अब टाइम सेकंड पार्ट में यूज हुआ 5 सेकंड। तो वर्क डन इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट में वर्क डन निकालना है, तो एफ इंटू एस हो जाएगा, जो हमारे पास 750 है इंटू 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 जूल। ओके, वर्क डन हो जाएगा 12,000 जूल। अब पावर स्पेंड निकालनी है, तो पावर स्पेंड कितनी हो जाएगी, वही एनर्जी स्पेंड अपॉन टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम, तो 12,000 अपॉन 5 सेकेंड, और ये हमारा सॉल्व हो क्या आएगा 2400 वाट। पावर हमारे पास ये आ चुकी है, वर्क डन हमारा ये हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर, हाउ मच एनर्जी डज कंज्यूम, एक्सप्रेस योर आंसर इन kWh और जूल। अच्छा ये हमें बताना है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास दे रखा है कि इसने पावर कितनी यूज की है, तो एनर्जी कंजप्शन ये याद रखना है आपने, ये फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं। कंजम्ड इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम। अरे सिंपल ये समझिए, पावर इक्वल्स टू क्या होता था, एनर्जी कंजप्शन अपॉन टाइम, तो एनर्जी कंजप्शन अप इक्वल्स टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम, तो यही आ जाएगा हमारे पास एनर्जी इक्वल्स टू पावर हमारे पास दे रखी है, ये वाला पार्ट देखिए, और टाइम दे रखा है 10 आवर। तो पावर हमारे पास दे रखी है 3 किलोवाट और टाइम दे रखा है 10 आवर, तो ये हो जाएगा 30 किलोवाट आवर kWh हमारे पास एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। देखिए ये kWh में मैंने इसलिए ही निकाला है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में kWh ही कहा है निकालने के।
सेकेंड पार्ट में हमें जूल में इसको कन्वर्ट करना है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है 1 kWh इक्वल्स टू होता है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बस इसको हमने कन्वर्ट कर देना है। तो 30 kWh इक्वल्स टू होता है 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और 1.08 टू 10⁸ जूल ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, सिंपल ये समझिए। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, 0 से 1 0 ऊपर कैंसिल कर दूंगा, 30 इंटू 36 करके फिर उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो इसमें ये ज़रूर आपने याद रखना है, ये वाला पार्ट कि 1 kWh इक्वल्स टू क्या होता है। अच्छा, और ये फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। फॉर्मूला इक्वल्स टू W/T होता था ना, यही W हमारा एनर्जी कंजम्पशन भी बन जाता है और टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो सेम एनर्जी कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये T ऊपर चला जाएगा तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। ओके, तो एक ही फॉर्मूला है, बस समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है जब हम इसको इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाटर पंप रेज 50 लीटर्स वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें समझ क्या क्या पा रहे हैं हम? एक तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ वाटर दे रखा है जो कि है हमारे पास 50 लीटर। अब इसके लिए आपको कुछ यूनिट याद रखनी पड़ेगी कि अ, हमें ये पता करना है पहले कि 1 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम में कितना हम लीटर वाटर कंटेन रख सकते हैं। तो इसको आपने याद रखना है बच्चों, 1 लीटर में 1000, नहीं सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर वाटर आ सकता है। तो 1 लीटर में कितना एरिया आता होगा? तो इसको मैं, आप चाहो तो इसको ना सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इंटू 1 लीटर हो सकता है, सेम ही आएगा, और ये 1 मीटर क्यूब आएगा। इसको नीचे भेज दो, तो 1/1000 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। सो 1 लीटर इक्वल्स टू, इसको ऐसे नहीं रखते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको 10⁻³ लिखूंगा, ऊपर ले जाने पे हमारा ये हो जाएगा। तो बस 1 लीटर इक्वल्स टू इतना होता है। तो पहले हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि इसको हम चेंज करें, और हाइट हमारे पास आ जाएगी बच्चों, ये है 25 मीटर और टाइम 5 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप, बहुत इजी है, उसके बाद तो सेम ही कॉन्सेप्ट हमारा चलता आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास V दे रखा था 50 लीटर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर क्यूब में कि ये कितना हो जाएगा। तो 50 इंटू, मैंने कहा 1 लीटर में इतना होता है, तो 50 लीटर में कितना होगा, 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ से ये वाला देखिए पार्ट, ठीक है, यहाँ से ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब डेंसिटी आपको दे रखी है इसमें, डी हमें दे रखा है, जो हमें लेना है 1000 kg मीटर क्यूब। अब डेंसिटी क्यों लेनी है, क्यों दी है? क्योंकि इससे हम मास पता करने वाले हैं। जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता था, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी से मास इक्वल्स टू हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको सॉल्व करेंगे, मास हम निकालेंगे 10 लीटर वाटर का कितना होगा। तो डी हमारे पास क्या है, डेंसिटी हमने कहा है 1000 है, वॉल्यूम हमने निकाल दिया है 50 इंटू 10⁻³ देखिए ये 50 आ जाएगा, 10⁻³ का मतलब 1000 ही था, तो इसको नीचे रख दो, 1000 से 1000 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारे पास 50 kg ऑफ वाटर हमारे पास था। अब हमें वर्क डन बताना है भाई, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, जब हम हाइट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को ले जाते हैं, तो जो ई वाला फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी वाला mgh, वही हमारा चेंज हो जाता है। अरे सिंपल ऐसे समझिए, F इंटू एस होता था,
जब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रहा है तो ये F इक्वल टू mg रख सकते हैं, और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग S भी H बन जाता है, तो ये हमारा mgh हो जाएगा। ठीक है, और पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए इसको ना एक साथ ही कर लेते हैं। पावर इक्वल टू होता है हमारा W/T, तो इसी की जगह मैं अगर ये कहूँ mgh/T इसे रख सकते हैं, तो बस यही हमने रखना है। मास है हमारे पास 50, जी होगा हमने 10 लेना है, क्वेश्चन में कहा है इन्होंने। ठीक है, और h हमारे पास है 25 मीटर, और टाइम हमारे पास है बच्चों 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 250, 250 इंटू 10, 2500 आ जाएगा। और हमारे पास पावर कंजम्पशन आ जाएगा, इतनी पावर का हमें पंप रिक्वायर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा वीडियो बहुत लॉन्ग होगी तो आप लोग इसको 2x में कन्वर्ट कर कर देख सकते हैं। तो आपने उसको यही करना है कि 2x में कन्वर्ट करके इसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पंप इज यूज टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट। अच्छा, इसमें समझ क्या रहे हैं, इसमें हमको मास दे दिया है। ठीक है, जो हमने पीछे निकाला था वो मास हमें दे दिया है, ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर से हम इसको ऊपर निकाल रहे हैं। इन 10 सेकेंड कैलकुलेट द पावर डन बाय द पंप। ए हमें पावर डन निकालना है, पावर डन निकालना है हमें। पावर डन के लिए हमें क्या, सॉरी, वर्क डन बाय द पंप, वर्क डन ही निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम वर्क डन से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, वर्क डन क्या क्या होगा। तो क्या क्या दिया है हमारे पास, पहले तो वो समझ लेते हैं। मास हमको दे रखा है जी, ये है 500 kg। हाइट भी हमें दे रखी है जो कि है 80 मीटर। टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड। जी हमें लेना है 10 दे रखा है, लास्ट में पढ़ो। ठीक है, तो बस अभी हमने वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हाइट के अकॉर्डिंग mgh। ठीक है, तो 500 जी और 80, ये सॉल्व करेंगे जब आप, तो 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा। 40 का मैं ले लेता हूँ 4, और ज़ीरो काउंट कर सकते हैं आप, 1 0 40 का, और 4 0 ये हैं, तो 5 0 10 टू द पावर 5 जूल। ये तो हो गया हमारा वर्क डन। बी हमें इसमें बताना है पावर, पावर वर्क डन अपॉन टाइम, याद कीजिए वर्क डन 4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, और टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। तो एक ज़ीरो घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40,000, फोर फोर ये 40,000 आ गया, ये आ गया वाट। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो किलो वाट में, 1000 से डिवाइड दोगे तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 किलो वाट, और तो आ गई ये। ठीक है, द पावर रेटिंग ऑफ द पम्प इफ इट एफिशिएंसी इज 40%, अगर इसकी एफिशिएंसी 40% ली जाती है तो क्या होगा। तो देखिए, एफिशिएंसी इक्वल्स टू, अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है यूजफुल पावर, पावर अपॉन पावर इनपुट। ओके, अब एफिशिएंसी हमें दी है कितनी, 40%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.4। ओके, यूजफुल पावर हमें 40 किलोवाट की है, और पावर इनपुट हमें निकालना है। तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा, तो पी आई इक्वल्स टू 40/0.4। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर ज़ीरो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 4000, और ये 400 हो जाएगा, सॉरी
फिर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट आ जाएगा। पावर इनपुट हमारे पास आ जाएगा 100 किलोवाट। तो ये हमारे पास पावर इनपुट होना चाहिए उस मोटर पे, या जो भी इसने कहा है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप, पंप की पावर रेटिंग ये होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें कहा गया है एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 100 न्यूटन 100 सॉरी 1000 न्यूटन हमें दे दिया है फोर्स, ठीक है। टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस एंड इट्स एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इसमें स्पीड दी है हमें, ओके। वाइल मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द ऑक्स। अब ये हमें समझना है भाई इसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले दे रखा है हमारे पास फोर्स जो कि है 1000 न्यूटन और सही है कोई। इसके बाद हमें वेलोसिटी दे रखी है। अच्छा देखिए जब लीनियर पाथ होता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाती हैं, 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखिए ये सिंपल ऐसा समझिए हो क्या जाता है, पावर इक्वल टू होता है W अपॉन टी, ठीक है। W की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ F इंटू एस कर सकता हूँ, और इसी W की जगह कई बार यूज हो जाता है F फोर्स की जगह वेलोसिटी की जगह हम यूज़ कर देते हैं इसमें वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा फोर्स हमारा है 1000 न्यूटन, ये फॉर्मूला है आपकी बुक में आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये एस अपॉन टी 2 बार इसमें यूज होता है। टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा या वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह इसमें सॉरी ये ए नहीं आएगा इसमें, ओके टी नहीं आएगा इसमें, सॉरी सीधे एफ इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एस अपॉन वी, ये जो एफ एस था और अपॉन में टी था, तो इसकी जगह हम इसमें वी यूज़ कर लेते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30,000 वाट, और इसको अगर आप कन्वर्ट कर दोगे तो 30 किलो वाट आ जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया है द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 kW, पावर दे रखा है 40 kW। अब आप चाहो तो इसको इजीली चेंज भी कर सकते हो, 40 के पीछे अगर आप 30 लगा दो तो ये वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है। एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ, हमें वी ही बताना है तो ये भी सेम ही है। फोर्स हमारे पास दे रखा है 20,000 न्यूटन, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था एफ इंटू वी, यही वी हमें बताना है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन एफ। पावर हमारे पास दे रखी है 20,000 न्यूटन अपॉन 40,000, मैंने क्या किया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पी की जगह, पी हमारे पास ये है, ये हो जाएगा पी अपॉन वी। तो पी हमारे पास है 40,000 और एफ है हमारे पास वी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, वी इक्वल्स टू पी अपॉन एफ 20,000 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बस ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 11। अराजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट ऑफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10। अच्छा देखिए इसमें सिर्फ वी हमें दे रखा है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड,
अब आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। फोर्स दे रखा है 150 न्यूटन। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, P इक्वल्स टू एफ इंटू वी। निकाला कैसे था, P इक्वल्स टू होता था W अपॉन टी। W की जगह मैंने रखा F इंटू एस अपॉन टी, और F इंटू एस अपॉन टी, और V F इक्वल्स टू होता है S अपॉन टी। अरे पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसकी जगह मैंने ये यूज़ कर दिया। तो बस फोर्स यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा। फोर्स हमारे पास दे रखा है 150 न्यूटन, और वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर। तो 150 इंटू 10, जो भी आ रहा है वो आपने इसको 1500 वाट। बस इसका आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय वेइंग 350, चलो इसी से करते हैं। 350 न्यूटन क्लाइम्स अप 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर हाइट इन 1 मिनट। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर स्पेंड। हमें वर्क डन बताना है। तो सिंपल, पहले तो हम देख लेते हैं स्टेप कितने हैं। 30 स्टेप है, ईच 20 सेंटीमीटर का है, तो इसने हाइट कितनी गेन की है या टोटल डिस्टेंस कितनी गेन की है, तो वो हो जाएगी हमारे पास 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 600 सेंटीमीटर, और जो हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है। अब वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो फोर्स चाहिए होता है और एक हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो फोर्स हमको दे रखा है 350 न्यूटन, तो वर्क डन आ जाएगा 350 न्यूटन इंटू 6 मीटर। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2100 जूल। ये तो आ गया वो। पावर स्पेंड भी बतानी है, पावर W/T, ये बी पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। W/T 2100 जूल। टाइम हमें दे रखा था 1 मिनट। 1 मिनट को मैं ले सकता हूँ 60 सेकेंड। इसी को डिवाइड करके ये आ जाएगा 35 वाट। पावर हमारा 35 वाट आ जाएगा। बस यही इसमें था। ये छोटे क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It takes 20 seconds for a person A of a mass 50 kg to climb up the stair, while another person B of the same mass does the same in 15 seconds. Compare the work done. हमें वर्क डन कंपेयर करना है, और अच्छा, पावर डेवलप्ड बाय अ पर्सन ए एंड बी। पावर डेवलप्ड बाय द पर्सन ए एंड बी हमें बताना है। देखो, इट टेक 20 सेकेंड हमें दे रखा है for a person A of mass 50 kg to climb up the stair, while another person B of same mass does the same in 15 seconds. Compare the work done. देखिए, वर्क डन का टाइम से कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है। ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या है, वर्क डन होता है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड। और हमने क्या कहा है, क्लाइम अप द स्टेयर। सेम डिस्प्लेसमेंट ये कर रहे हैं तो इनको फोर्स भी सेम ही जनरेट करना पड़ेगा। तो इसका ये दोनों W1 इक्वल्स टू W2 हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, वर्क डन बाय A अपॉन वर्क डन बाय B। ये हमारा 1/1, जो कि 1:1 आ जाएगा। अच्छा, इसको समझिए ऐसे कि वर्क डन बाय द पर्सन ए एंड बी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मतलब यानी टाइम की जरूरत नहीं है, हेंस बोथ विल डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। हेंस अभी मैंने आपको समझाया कि अगर दो आदमियों को कोई एक स्टेयर चढ़नी है, अब एक बहुत जल्दी चढ़ रहा है, एक बहुत देर में चढ़ रहा है, तो वर्क डन तो दोनों सेम ही करेंगे एट द एंड। अब भले ही वो एनर्जी कोई ज़्यादा यूज़ करेगा, कोई कम यूज़ करेगा, पर उस वर्क डन को कंप्लीट होने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो दोनों को ही लगानी पड़ेगी। यानी कि फोर्स लगाना ही पड़ेगा उतना, और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा दोनों को, तो वर्क डन सेम ही रहेगा। दूसरा हमारे पास आता है पावर डेवलप्ड बाय द पर्सन। अब पावर में हो जाता है टाइम इम्पोर्टेंट। पावर क्योंकि एक तो वर्क डन पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन ऑफ ए था 1 और इसका भी था 1, बट पहले वाले ने 20 सेकंड में और सेकंड वाले ने कितने सेकंड में इसको कंप्लीट किया, ये किया
15 सेकेंड में, और नहीं 20 सेकेंड में, और सेकेंड वाले ने कम इसको कंप्लीट किया 20 से 15 सेकेंड। फर्स्ट वाले ने 20 सेकेंड में और सेकेंड वाले ने 15 सेकेंड में। अच्छा, तो सिंपल है समझ। P1/P2 हमें निकालना है। ये भी होता है W/T, ये भी होता है W/T। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले का वर्क डन था 20 और ये आ जाएगा 1/15, तो ये आ जाएगा 15/20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 से 15, 5 4 से 20, ये 3/4, जो कि इनका रेशियो हो जाएगा 3:4। यही हमारे पास P1 और P2 का, या PA या PB का रेशियो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A boy of weight 40 kgf climb up the steps each 15 centimeter height in 10 seconds, and girl of weight 20 kgs does the same in 5 seconds। अब हमें ये बताना है भाई। तो इसमें पहला हमारा वर्क डन बताना है कि वर्क डन कितना। देखिए, वर्क डन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट। या फोर्स की जगह हम मास ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यूज़ करें तो हमें mg चाहिए होता है, और हाइट चाहिए होती है। तो इसमें हाइट तो इन्होंने दे दी है 15 सेंटीमीटर। टाइम का अभी वर्क डन में कोई काम नहीं है। 15 स्टेप जो कि है एक की हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो 15 कितने हो जाएंगे, हाइट हमारे पास हो जाएगी। चलो पहले हम इनका ना वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू होता है, जब हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वो होता है mgh। ठीक है, तो ऊपर वाली का है 40, यानी कि फर्स्ट वाली का, और बॉय ऑफ वेट, बॉय का WB लिख सकते हैं इसको, वेट ऑफ अ बॉय, और वेट ऑफ अ गर्ल। तो इन दोनों का द वर्क डन तो हो जाएगा हमारे पास, इनका रेशियो में हम निकालेंगे WB/WG इक्वल्स टू 40/20, ये हो जाएगा 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक है, डबल वर्क करना पड़ेगा किसको, अच्छा बॉय को। इससे समझ लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट इसका कहता है हमारे पास द पावर डेवलप्ड बाय देम टेक। अच्छा, पावर के लिए हमें क्या करना है। अच्छा, इन्होंने ना देखो, इसको करने के तरीके अलग अलग हैं। मैं चाहूँ तो इनको अलग अलग करके यूज़ कर सकता हूँ, पर मेरे पे ना जो ये कैनवस है ये बहुत छोटा है, इस पे इतना ही हो सकता है। तो मैं इनको ना जल्दी जल्दी करने के लिए शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें मैंने एक साथ निकाल दी है। जब आप जाएंगे तो ये भी सेम ही आने वाला है हमारे पास, आप चाहे करके देख सकते हैं। जो ये 40 kgf है, ये क्या होता है, ये हमारे पास F इक्वल्स टू M। इसको अगर मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे, मैंने बताया था आपको, F इक्वल्स टू mg होता है। तो इसके साथ जैसे ही आप G10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 400 न्यूटन। और हाइट हमारे पास जब इसको सॉल्व करोगे तो 15 होगा हमारे पास, लगभग लगभग 225 के आसपास। तो उसको सॉल्व करके जब आप देखोगे तो 225/225 दोनों में सेम रहेगा, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ मास ही मास बचेगा। तो मास अपॉन मास मैंने रख दिया है, उससे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, पावर हमें निकालनी है, तो पावर ऑफ अ बॉय, पावर ऑफ अ बॉय हमारी हो जाएगी m अपॉन, देखिए जी एच तो ज़रूरत है नहीं, तो मास अपॉन टाइम इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी मास अपॉन टाइम हो जाएगा। तो मास ऊपर वाले का था 40, टाइम ये ले रहा था 10 सेकेंड, और जो गर्ल थी वो ले रही थी, इसका मास था 5, या इसका मास था 20, और टाइम ये ले रही थी कितना, 5 सेकेंड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40/10 into 5/20, तो 5 2 10, और
22 or 40, 2 upon 2, 1 ratio 1 up। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 15 में हमें कहा गया है कि हमें एक तो 50 kgf वाले दो चीज़ों को, ये हमारे पास 2 मीटर 20 सेकेंड की तरह, इनका भी काम नहीं है कंपेयर वाले में। चलिए समझते हैं। द वर्क डन हमें बताना है, पावर डेवलप्ड बाय हम बताना है। तो वर्क डन बच्चों ध्यान रखिएगा, वर्क डन हमारा सिर्फ और सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है, और एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा सेम फॉर बोथ। ओके, ये समझिए कि सपोज ये कोई बॉक्स है 10 kg का, इसको मुझे 5 मीटर दूर यहाँ पे ले जाना है। तो इसके लिए जो वर्क डन होगा वो कोई भी पर्सन हो इस अर्थ में, उनके लिए सेम होगा, दोनों के लिए सबको सेम ही वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए ये सेम ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है पावर। अब पावर के लिए मैंने कहा कि इनका वर्क जो है वो सेम है, T1 और T2, ये हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, अब T1 T2, T1 हम देख सकते हैं, T1 है हमारे पास 20 और T2 है हमारे पास 50। तो जिसका सिंपल ये समझिए, जिसकी अच्छा इसको समझते हैं। सपोज W कौन दिया जाएगा 20 और W कौन 50। तो अगर मैं वर्क हम 100 ले लेता हूँ, दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए आ जाएगा ये 5 और इसके लिए ये आ जाएगा 2। तो किस में वर्क डन ज़्यादा हो रहा है? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो पावर रिलीज होगी वो हमारे पास 20 सेकेंड 50 सेकेंड। ठीक है, तो जो पावर जनरेट होगी वो हमारे पास होगी, मैं कुछ गड़बड़ गलत कर रहा हूँ, आई थिंक, मुझे लग रहा है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जो पावर होगी फर्स्ट मैन की, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, W/20 W/50 सेकेंड। हाँ ठीक है, तो जो पावर जनरेट होगी वो फर्स्ट पर्सन की ज़्यादा होगी, ज़्यादा जनरेट, उसको ज़्यादा पावर लेनी पड़ेगी, और जो सेकेंड होगा उसको कम लेनी पड़ेगी। तो ये हमने ये भी कंपेयर कर दिया। अब कैलकुलेट हमें निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता था? वर्क डन हमारे पास होता है W इक्वल्स टू फोर्स, ये जो हमारे पास दिया है, और क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 2 मीटर का। तो सबसे पहले मैंने तुमको बताया था कि अगर हमें इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, KGF होता तो हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, पर ये है ओनली KG, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1000 जूल। ठीक है, पावर हमारा सेकेंड, हमको पावर कहा है इसमें, तो पावर हो जाएगा 1000/20 सेकेंड जो हमारा आया था, उससे आ जाएगा हमारे पास 50 वाट, और जो हमारे पास सेकेंड है ये सेम ही आ रहा है देखिए, और जो दूसरा है पावर डेवलप्ड बाय सेकेंड में, वो आ जाएगा हमारे पास 1000/50, तो ये आ जाएगा 20 वाट। तो किसने पावर ज़्यादा जनरेट की, वो है इसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अ बॉय टेक 3 minutes to lift a 20-liter water bucket from 20-meter deep well while his father does it in 2 minutes। अब इसमें कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, हमें कंपेयर करना है वर्क डन। अब मैंने कहा कि जो इसमें वर्क डन है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। वर्क डन हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है, जो किसी चीज़ के लिए सेम रहेगी। इससे पहले वाले में ही हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है। वाइल इज फादर डज इज कंपेयर द वर्क डन तो सेम रहेगा, और पावर डेवलप्ड बाय देम, पावर में हमारे पास थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे कंपेयर करना है पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ फादर, तो ये हो जाएगा W अपॉन टाइम टेकन बाय बॉय, वर्क तो सेम रहा है दोनों में, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा W अपॉन टाइम टेकन बाय फादर। इसको जब आप समझेंगे तो
यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों सेम है, तो ये चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम टेकन बाय फादर अपॉन टाइम टेकन ऑफ बॉय। तो टाइम जो फादर ने लिया था वो लिया था वाइल हिज फादर 2 मिनट, और इसने ऊपर वाले ने लिया था 3 मिनट। तो फादर ने लिया था 2 और बॉय ने लिया था 3 मिनट, तो इनका रेशियो भी हमारे पास आ जाएगा 2:3। फिर इसके समय पावर डेवलप बाय देम, ये हो गया। बी पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। हाउ मच वर्क ईच डज टेक डेंसिटी ऑफ अ वाटर 103 kg मीटर क्यूब। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। तो अब इसको समझते हैं। पहले तो मास कैसे निकलेगा। हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है क्वेश्चन में, जो है 103। वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है 20 लीटर। ठीक है। और 20 लीटर को अगर हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट 10⁻³ का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी, ये जो 103 kg लिखा हुआ है ये गलत है। ये है, अभी मैंने बुक में चेक किया, 10⁻³ तो ये 10⁻³ है ना कि। तो 10⁻³ से 10⁻³ -3 कैंसिल, मास आ जाएगा हमारे पास 20 kg। ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन वाला, mgh वाला। डायरेक्ट मास आ जाएगा 20, ग्रेविटी 10 और हाइट है हमारे पास 20 मीटर। तो ये आ जाए। इसमें जी दिया है नहीं, इसमें जी हमें कहा है 9.8 लेने के लिए। 9.8 लेना है हमें जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.92 किलो जूल के आसपास। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों आपको। मैंने तो कर रखा है, मैंने सॉल्व कर रखे हैं ये, तो मैं वहाँ से डायरेक्टली इनको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और बस ये इसका बी पार्ट हो गया कंप्लीट। और चलिए दोस्तों, तो ये सारे थे हमारे क्वेश्चन आंसर इन सभी वर्क पावर एनर्जी के। फिर मिलते हैं आपके साथ नई एक्सरसाइज के साथ। आप भी अगर लॉन्ग वीडियो है तो इसको 2x में देखने की कोशिश करें। थैंक यू।